संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन, सह चेयरमैन और सभी राज्यों से आए हुए प्रमुख सचिव, सचिव वरिष्ठ और अधिकारीगण, उपस्थित मित्रों एवं साथियों, वास्तव में मैं दिल की गहराइयों से कर्नाटक विधानसभा का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इतने बड़े आयोजन में वास्तव में जिस प्रकार को आपने सफल बनाने के लिए आपके अधिकारियों ने ये प्रयास किया है, वास्तव में उसका प्रतीक को लेकर के हम अपनी अपनी विधानसभाओं में जाकर के निश्चित रूप से चर्चा करने का मौका मिलेगा। मैं आपके विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों का और कर्मचारियों का फिर पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने सुचारू रूप से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे। अध्यक्ष महोदय, ये सत्य है, हम जब कभी भी कोई कार्यक्रम करते थे तो जो बाहर से लोग आते थे तो हमारा एक ही शब्द होता था, एक ही वाक्य होता था, अतिथि देवो भव। वास्तव में आपने इस प्रणाली को जिस प्रकार से निभाया उसके लिए तो आप अभिनंदन के हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस 11वीं कॉमन पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के 2025 के इस मंच पर उपस्थित होकर के मेरे जैसे परिवार के सदस्य को बोलने का मौका मिला, मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। यह सम्मेलन केवल विधायकी संचालन के कार्यक्रमों के निमित्त नहीं है, नहीं तकनीकी चर्चाओं के बारे में है, बल्कि यह सदन, यहाँ की चर्चा लोकतंत्र की आत्मा को समझने और उसको और अधिक बल देने और मजबूत करने के लिए। वास्तव में मैं आपका एक और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आभार इसलिए करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का विषय आपने दिया था, उस विषय के अंदर जो विधानसभाओं की जो हालतें हो रही थी, किस प्रकार से विधानसभाएं आगे चले, एक इस प्रकार का मार्गदर्शन देकर के वास्तव में विधायी संस्थाओं के संवाद और चर्चा, जन विश्वास के आधार और जन आकर्षण की पूर्ति के माध्यम से इस विषय में आपने गहन चर्चा के बाद इस विषय को रखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। वास्तव में इस प्रकार का विषय एक लोकतंत्र के भविष्य देने का एक प्रयास और एक पहला कदम है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये पृष्ठभूमि भारत की सभ्यता से जुड़ता हुआ हमारे इतिहास को दर्शाता है, हमारी संवाद की आत्मक में बसा हुआ है। अध्यक्ष जी, ये भी सत्य है कि वैदिक काल की सभा और समितियां, बौद्ध काल की गण संघीय व्यवस्था और आधुनिक युग में स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन, इन सब बहसों में चर्चा, संवाद, मार्गदर्शन हुए। संविधान सभा एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर अंबेडकर जी, नेहरू जी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, सभी ने गहन चर्चा की। असहमति हो सकती है, लेकिन मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य एक है कि मनभेद नहीं होना चाहिए। इस दल का है, उस दल का है, इस प्रकार की बातें जरूर सदनों के अंदर आती है,
लेकिन एक सार्थक चर्चा के बाद आपस में मनभेद न हो, ऐसा संविधान का निर्माण करने का आने वाली पीढ़ी को आकांक्षा देने के लिए, ये दिशा तय करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, ये भी सत्य है, विधायिका का सिर्फ इतना काम नहीं है कि वो कानून बनाए, कानून को पारित कर दे, कोई यंत्र नहीं है। यह तो वह मंदिर है जहां जनता की पीड़ा को और उनको स्वर के रूप में पाती है। यही नहीं, समाज की दशा और दिशा को भी ये तय करती है और यह राष्ट्र की आत्मा पर प्रतिबिंब होती है। कहा गया कि विधायिका लोकतंत्र की का हृदय। अध्यक्ष जी, ये संवाद चर्चा न हो, यह हृदय का धड़कन बंद न कर दे, इस प्रकार का होना चाहिए। संवाद का चर्चा और महत्व यह अपने आप में बहुत ही अनोखा है। अनोखा इसलिए है अध्यक्ष जी कि संवाद शक्ति मतभेदों के, जैसे मैंने कहा, मनभेद में नहीं बदलना चाहिए, संवाद ही इसका समाधान है। यदि हम संवाद करेंगे, निश्चित रूप से कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा, चर्चा से सहयोग के रास्ते खुलेंगे और विश्वास और विमर्श से विश्वास होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। यदि सदन में केवल टकराव और हंगामा हो तो जनता जनार्दन का हम पर विश्वास टूटता है और विश्वास ही नहीं, लेकिन इस गंभीरता को देखते संयम और सहनशीलता के साथ चर्चा होनी चाहिए। जनता का अनुभव होता है, जन विश्वास का आधार लोकतंत्र में विश्वास पर जीता है। सदन में मर्यादा और अनुशासन होना चाहिए, इस प्रकार का मेरा कहना। हर सदस्य को अपनी बात रखने का सम्मान, अधिकार या समय मिलना चाहिए। पारदर्शिता सर्वसम्मति से होनी चाहिए। सत्ता और विपक्ष दोनों ये मान लें कि ये जनहित सर्वोपरि है, इसीलिए तो चुन करके भेजा गया है। जनता अपने प्रतिनिधि को देख करके यह भी तय करती है कि लोकतंत्र अब कितना मजबूत है। ये इन जब सदनों के अंदर चर्चा होती है तो वो आकलन भी करती है। जन आक्षेपों के माध्यम से आज ये भारतवर्ष एक सीधा एक ही पीढ़ी का देश नहीं है। यहाँ पे तो 65 वर्ष से अधिक आबादी वाले लोग और 35 वर्ष से कम आयु वाले लोगों की भी आबादी है। किसान चाहता है मेरी उपज का उचित मूल्य मिले, महंगा बहनें चाहती हैं उसको अच्छा कर सम्मान मिले, महंगाई पर रोक हो, और गरीब वर्ग चाहता है उसे मूलभूत सुविधा मिले। और मैं आपके माध्यम से एक बात मैं और कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, सफल उदाहरण जहाँ संवाद में बदलाव लगता है तो निश्चित रूप से उसे कहीं न कहीं रिजल्ट आता है। हरित क्रांति, ये बहुत सी चीजें हैं। सूचना का अधिकार, वर्ष 2005 के बहस के बाद आया हुआ कानून आम आदमी के लिए सशक्त बनने का साधन बन गया। यही नहीं, यदि हर व्यक्ति सोचता है मेरे बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले, उस पर लंबी चर्चा होती है, मौलिक शिक्षा अधिकार मिले। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार का भी आभार जताना चाहता हूँ, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अमित शाह जी जैसे अधिक फैसले लेने वाले व्यक्ति को भी मैं नमन करता हूँ। आज आवश्यकता जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत की जिस प्रकार के लक्ष्य जगाई थी, वो अपने आप में मिसाल है। यदि हम देखें धारा 370 और 35A को खत्म करके
एक राष्ट्र के रूप में उन्होंने पिरोने का काम किया। वास्तव में ये सही। यही नहीं, आज हमारे देश की जितने भी न्यायालय हैं, यदि अयोध्या का विवाद था तो निश्चित रूप से वो सहल हल करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से 3 तलाक का मामला था, बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर किस प्रकार की भावनाएं थी, कैसे लोगों के बोलते सोचते, सेना को जिस प्रकार से फ्री हैंड छोड़ करके अदम्य साहस दिखाने का मौका मिला, वास्तव में ये अपने आप में अद्वितीय है। और मेरा भारत आज इस विश्व के अंतर्गत आर्थिक महाशक्ति हो या महिला विधेयक हो, और यही नहीं, जैसे आपने इस कार्यक्रम का एक पट लिख दिया, उसी तरह से G20 के सफल आयोजन ने भारत के इतिहास में बताने का काम किया। ये मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की होती, हम 6 महीने की हमारी सरकार आई है सर। 6 महीने के अंदर यदि आप देखेंगे तो मेरे अध्यक्ष ने एक डिसीजन लिया। आज हम आरोप और प्रतिरोध की बात नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष का एक अधिकार, वो उनका पूरा वो सारे का सारा उनके माध्यम से होता है। यदि हम देखें प्रश्नकाल, मैं 1998 से एमएलए 98 और मैंने 2013 तक तो ठीक रहा। उसके बाद एक ऐसी सरकार रही सर, कभी क्वेश्चन नहीं होते, हाउस नहीं चलता था। यदि विजेंद्र जी और हम होते थे, हमको बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन अब के आने के बाद मेरे अध्यक्ष द्वारा एक नया तरीका अपनाया। शायद मेरे को लगता है अन्य विधानसभाओं में ये तरीका नहीं होगा सर। यदि हम लोग 0 आवर में बोलते हैं ना, और कई बार तो ऐसी कंडीशन आती है जब मेंबर खड़ा हो जाता है तो मंत्री दाएं और बाएं देखने लगते हैं, लेकिन हमारे स्पीकर ने तय किया है मंत्री से उसी टाइम सदन के अंदर मेंबर की भावना को जाकर के जनता के प्रति वो जवाब देने का किसी ने काम किया। ये दिल्ली की विधानसभा सर, यही नहीं, यदि हम 0 आवर के अंदर बोलते थे, कई बार मंत्री से उसके प्रश्न का उत्तर, और यदि मंत्री उस समय प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो मेरे विधानसभा में तय किया गया है वो 0 आवर को क्वेश्चन एंड रेफरेंस कमेटी को तुरंत भेज करके उस मेंबर और उस अधिकारी को बुलाया जाता था और उससे जवाब देने का काम किया जाता। इसी प्रकार से सर, मैं एक बहुत ही ऐसी बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इन 6 महीने के अंतराल के अंदर बहुत सी चुनौतियां हमको मिली। चुनौतियां इसलिए मिली सर, पिछली सरकारों में, मैं किसी सरकार की